ठीक है, अगला टॉपिक हमारे सिलेबस में फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल्स क्या है, किसे कहेंगे हम फ्री रेडिकल्स, या फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म। व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स आर केमिकल स्पेसीज दैट कंटेन अ सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिट। ये ऐसे केमिकल मॉइटीज हैं जिसमें कि एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट दे आर न्यूट्रल एंड टेंड टू बी हाईली रिएक्टिव। ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होते, न्यूट्रल होते, बट ये हाईली रिएक्टिव होते। ओके, यानी जल्दी से रिएक्शन करते। क्यों? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल में, तो जल्द से जल्द वो देकर या शेयर होकर इस तरह से ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड फॉर्म करें। सबसे कॉमन क्लासेस फ्री रेडिकल रिएक्शन का है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसका एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि मीथेन का रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ। ओके, क्लोरीन, और इसको सिर्फ क्या करना है, मीथेन और क्लोरीन का मिक्सचर कर कर यूवी लाइट के लिए प्रोसीड करना है। बस आपका प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड साथ में HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस क्लोरीन से ये H रिप्लेस होगा और ये H इस क्लोरीन। इसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। तो ये एक सिंपलेस्ट रिएक्शन है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। अब हमें दिखने के लिए यहाँ पर एक रिएक्टर, एक प्रोडक्ट और एक बाय प्रोडक्ट, बट इसके मैकेनिज्म जब देखेंगे तो ये 4 स्टेप वाइज रिएक्शन। ओके, फ्री रेडिकल को समझिए। फ्री रेडिकल ऐसी केमिकल स्पेसीज है जो कि न्यूट्रल होती है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होता है और जो हाईली रिएक्टिव होती है। अब ये बनते कैसे? होमोलाइटिक क्लीवेज। अब दो टाइप के क्लीवेजेस होते हैं। बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दो तरीके से। ओके, बॉन्ड यानी दो इलेक्ट्रॉन एक जगह आकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब ब्रेक होंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक तो एक एटम के साथ जाएंगे, या दोनों में डिवाइड होंगे, या फिर कंप्लीट। तो देखिए, अगर हेटेरोलाइटिक फिशन होता है तो जो बॉन्ड है, ओके, जो दो बॉन्ड होते हैं, और सॉरी बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उस एटम जो जिसको ये जो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, जिन दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दो एटम अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी एक बड़ा एटम है और एक छोटा एटम है, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो बड़े एटम के साथ चले जाए, बराबर है। एंड इट विल गो विद द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, और जिसके पास से गए हैं, यानी जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव। ये होगा हेटेरोलाइटिक केस। होमोलाइटिक यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे कि अब अगर हम यहाँ देखें, ऊपर के एग्जांपल है, HCl के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्लोरीन विल बियर द नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बराबर। तो ये HCl का बॉन्ड ब्रेकिंग हेटेरोलाइटिक। अब वहीं पर यहाँ पर क्लोरीन का अगर देखेंगे Cl2, दोनों इक्विवेलेंट। अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, बट अलग होते वक्त इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। Unlike many of the reactions we have seen previously, जो कि अभी तक हमने रिएक्शंस देखे, फ्री रेडिकल रिएक्शंस do not involve the donation। इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दिए भी नहीं जाते और एक्सेप्ट भी नहीं किए जाते। ओके, तो इसलिए ये आयनिक नहीं है। इंस्टेड फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑपरेट थ्रू होमोलाइटिक क्लीव, दैट इज बॉन्ड ब्रेक्स सच दैट, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों एटम के बीच। द कर्व्ड एरो फॉर्मलाइजेशन इज मॉडिफाइड, जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए डायरेक्ट एरो होता है, यहाँ पर कर्व्ड एरोज विद अ सिंगल बार। सिंगल बार किस लिए है, सिंगल जो पॉइंट है इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, विच शोज द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। दोनों बार है ना, इस तरह से है तो दोनों इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने के बाद इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ जाएगा अंडर द लाइन।
ये है होमोलाइटिक क्लोज। अगर हेटेरोलाइटिक होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक की तरफ जाते, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ जाते। नोट, each chlorine ends up with one electron from the Cl-Cl bond, resulting the species are called free radicals. तो ये जो है free radicals, outer shell में एक इलेक्ट्रॉन without any charge. Factors that affect free radical stability. अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, अब ये तो बन गया, जैसे कि कार्बोकैटायन है, कार्बोएनायन में होता है कि चार्ज अगर आता है तो उसकी कुछ देर तक स्टेबिलिटी होती है, टर्शियरी है तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, सेकेंडरी है तो उससे कम रहेगा, प्राइमरी है तो उससे कम रहेगा, इस तरह से। Similar to carbocations and free radicals are electron deficient species. They can be stabilized through donation of electron density by neighbors. For this reason, radical stability increases in the order. Methyl group की stability सबसे कम, उसके बाद primary, उसके बाद secondary, उसके बाद tertiary are more stable as compared to the other. अब इन चारों में अगर हम stability compare करते हैं तो tertiary free radical are more stable than the secondary, than primary, than सबसे रिएक्टिव जो होगा वो मिथाइल ग्रुप होगा, उसके बाद रिएक्टिव प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी फ्री रेडिकल। रेडिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, जिस तरह से हमने पढ़ा उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला। अब देखिए यह है लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर अदर मोइटी आएगी, इस इलेक्ट्रॉन को इससे छीनना या इसमें बॉन्ड फॉर्म करना बहुत आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपोज कर सके। ओके, मिथाइल रेडिकल इसलिए लेस स्टेबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगी एज कम्पेयर टू मिथाइल रेडिकल, इसलिए थोड़ा सा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मिथाइल। उसके बाद अब यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पर मुश्किलात बढ़ जाएंगी इसको अटैच करने के लिए या बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। उसके बाद ये है सेकेंडरी रेडिकल। उसके बाद टर्शियरी, ये जो है यहाँ पर तो तीनों साइड में मिथाइल ग्रुप यानी बल्की ग्रुप्स है, जिसकी वजह से इसको अटैच करना या इसको यहाँ से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल इन चारों के कंपैरिजन। The second most important factor which stabilize the free radical is delocalization. That is, if the radical can be spread out over two or more carbons, a more familiar way of saying this is that free radical are stabilized by resonance. जिस तरह से बेंजीन स्टेबल है, अल्किन वैसे तो अनस्टेबल है, बट बेंजीन स्टेबल है क्योंकि वो विद इन द रिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर रिंग के अंदर घूमते रहते हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, दूसरे से तीसरे, इस तरह से वापस पहले कार्बन पर। तो इस वजह से उसके अंदर रेजोनेंस है, जो कि ज्यादातर रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल होता है, उसे ब्रेक करना मुश्किल जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भी अगर डीलोकलाइजेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से अगर हो रहा है उसे रेजोनेंस कहेंगे। इस रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबल होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन से अब ये देखेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डीलोकलिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, ये उधर जाएगा रेडिकल, उसी तरह से ये अंदर मूव करेगा, ये मोर स्टेबल रहेंगे। जिस किसी स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल है तो उसका स्ट्रक्चर या वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल। फैक्टर्स दैट स्टेबलाइज फ्री रेडिकल्स, कौन से फैक्टर्स है जो फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं? Electron deficient species, it is also helpful to keep in mind some of the factor which destabilize the free radical को destabilize. There are several important traits, बहुत सारे हैं, उसमें से free radical decreases in stability. Free radical की stability decrease होती है as the percentage of S character in orbital increase. S character अगर increase हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, वो मोर स्टेबल हो रहा है। The half empty orbital becomes closer to the new. For that reason, free radical stability decreases as the atom goes from alkyl to alkenyl to alkyl. Okay? जैसे जैसे S कैरेक्टर, अगर P कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब S कैरेक्टर यहाँ पर। okay? नेक्स्ट अब यहाँ CH2 CH2 अब यहाँ पर
ये मोर स्टेबल, ये उसके बाद क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर यस कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए मोर स्टेबल। जैसे जैसे यस कैरेक्टर कम होते जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी। ओके, across a row of periodic table, free radical decreases in stability as the electronegativity increases. Electronegativity increase हो गई, इसका मतलब stability decrease हो गई। देखिए CH3 is the most stable, NH2 lone pair है, but इससे कम स्टेबल। उसके बाद OH इससे कम स्टेबल, उसके बाद फ्लोरीन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे सबसे कम स्टेबल। Free radical increases in stability going down a column of a periodic table. That is फ्लोरीन की स्टेबिलिटी सबसे कम, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे ज्यादा स्टेबल। फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल is spread out over a greater volume. Free radical adjacent to an electron with a drawing group are less stable since in effect electron density is being taken up. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना इसमें स्टेबिलिटी कम रहेगी। उसके बाद शॉर्टकट है फॉर डिटरमाइनिंग द रेडिकल स्टेबिलिटी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मेजरमेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के लिए कितनी एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेडिकल स्टेबिलिटी। वी कैन इंटरप्रेट CH bond strength is a good measure for free radical stability. XH bond strength where X यानी कोई भी एटम हो सकता है. We can disconcern the trends in a radical stability. Radical stability increases in the order methyl primary secondary. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है 1/4, यहाँ पर 98 किलो पर, यहाँ पर 96, तो वीकेस्ट है क्योंकि यहाँ पर ये वीकेस्ट, क्योंकि ये कार्बन इधर ज्यादा है। अब यहाँ पर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ इन वाला सभी तरफ हाइड्रोजन यानी इक्वल फोर्स लगेगा 104। यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन चले इसके CH3, तो ये दोनों मिलकर इधर साइड में ज्यादा रहेगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर दो आ गए तो ये वीक होगा, उसके बाद ये और ज्यादा। ये सेम इफेक्ट आपको अलीसाइक्लिक में भी लिक में भी दिखेगा, विच इज वीकर देन द नॉर्मल, इससे भी वो वीक है। फॉर एग्जांपल CH बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मिथाइल ग्रुप ऑफ प्रोपेन is about 98 kilocalorie per mole, whereas that of methyl group of one propane is 85। अभी अल्केन है या अल्केन है, इसमें और कम है क्योंकि पाई बॉन्ड में इसकी एनर्जी नहीं है। फॉर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ फैक्टर्स हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे वर्क करते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शंस, इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, वन surefire identify the free radical reaction is to look for the presence of heat। इसमें होती है या तो लाइट, हीट या लाइट में कंपल्सरी। श्योर फायर यानी इसमें आपको याद रखना है कि अगर हीट है या लाइट है, इसका मतलब इसमें फ्री रेडिकल होने के 100% है, या हर फ्री रेडिकल रिएक्शन में हीट या लाइट होती ही। What does heat or light have to do with the free radical reaction? Well, it facilitates the first important step in the free radical reaction, initiation. This is a homolytic fragmentation, weak bond to form the two new free radicals. इसकी वजह से heat या light की वजह से free radical form। Okay. It is important to note that initiation is not the reaction goes to completion. Free radical form होगा इसका मतलब reaction complete हुआ, ऐसा नहीं है। At any given point, only a small concentration of starting material is converted to free radicals. Free radicals में converted. Since the reaction is a chain reaction, this is a generally sufficient. ये first step होगी, ऐसे नहीं कि ये होगी मतलब complete हो गई reaction। Second है propagation step.
जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, प्रोसेस करेगा दूसरे किसी एटम पे, ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन। क्या करेगा ये फ्री रेडिकल, इस हाइड्रोजन का, इन दोनों में ब्रेक इजीली हो जाए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इजीली बाइंड है। अगर ये दोनों में कंपटीशन हो जाए क्लोरीन और मिथाइल में, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन की तरफ जाएगा, रिमेनिंग रहेगा क्लोरीन, सॉरी मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, फॉर्म क्या हुआ, CH3, ब्रेक क्या हुआ, CH। तो अब दूसरा प्रोपोगेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, ACH3 जो है डायरेक्टली आपकी क्लोरीन पर अटैच। ओके, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, प्रोपोगेशन ClCH3। अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। ओके, फॉर्म्स क्लोरीन, ब्रेक ClCl। अभी दिस क्लोरीन रेडिकल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोपोगेशन, ये फर्स्ट स्टेप में जाएगा। वापस सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप सेकंड, दिस इज द कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन। Okay, at any given point of time the free radicals in solution is a quite low. अब termination step, अब termination step में क्या होगा, since the results is net destruction of free radicals, there are many potential waste can occur. अब इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन आपका रीपार्टिसिपेट होने वाला था वो फ्री रेडिकल के साथ अटैच होगा, यानी ये जो स्टेप बन रहे हैं वो बन जाएगा और नेट टर्मिनेशन यानी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट। जब आखिरी में एक ही क्लोरीन बचेगा और एक ही मिथाइल ग्रुप बचेगा जो कि फ्री रेडिकल है, वो इस तरह से रिएक्शन फॉर्म करेगा। इस तरह से इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन स्टेप से ये कंप्लीट रिएक्शंस होंगे। The bottom line is by counting the number of radicals created or destroyed in each step, you can determine if the step is initiation, propagation or termination. अगर हम इन सभी स्टेप्स को एक साथ देखेंगे तो इस तरह से रिएक्शन, इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन का फॉर्म हो गया फ्री रेडिकल, उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया मिथाइल ग्रुप से, उसके बाद उसने फॉर्म किया मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। प्रोपोगेशन सेकंड स्टेप में उसने क्लोरीन पर अटैक किया, ओके, क्लोरीन मॉलिक्यूल पे, लीडिंग टू द क्लोरीन फ्री रेडिकल। वापिस से फ्री रेडिकल अनदर मीथेन के मॉलिक्यूल पर जाएगा, अनदर CH3 मॉलिक्यूल, वो अनदर दूसरे क्लोरीन पर अटैच करेगा, वो फॉर्म करेगा तीसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, तीसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा तीसरे मीथेन ग्रुप पे, और मिलेगा हमें तीसरा मिथाइल ग्रुप जो अटैक करेगा चौथे क्लोरीन एटम पे, वो क्रिएट करेगा चौथा फ्री रेडिकल। ओके, चौथा फ्री क्लोरीन फ्री रेडिकल ये अटैक करेगा आपके सेकंड स्टेप पे वापस पांचवे मिथाइल ग्रुप पे। इस तरह से ये प्रोसीड होता है। ओके, एंड दिस इज द कंटिन्यूअस स्टेप्स। ओके, कंटिन्यूअस करें और आखिरी में जब सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप बचेगा और एक ही क्लोरीन बचेगा तो ये दोनों साथ में अटैच होंगे और रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे यानी रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, अब इसमें जो है इस तरह से होता है। अब इसमें फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन लीड्स टू मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। ओके, इस तरह से होगा, बट इसमें आइसोमर्स बन जाते हैं तो इसमें बट देयर इज सम सिलेक्टिविटी, यानी आइसोमर्स में भी मीथेन एंड इथेन सर सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब मीथेन की वजह से हमें उतने एग्जांपल्स देखने को नहीं मिले हैं। तो देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द फोर हाइड्रोजन एटम्स, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के सभी हाइड्रोजन रिप्लेस। आपने ये शायद 11th 12th में मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल और पॉलीमराइजेशन में देखा होगा। ओके, अब देखिए 2,3 डायमिथाइल हेक्सेन, अगर ये है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू एबल टू रिकॉग्नाइज possible compound that will result. Monochlorination of alkane like 2-methyl pentane is 5 तक आइसोमर्स फॉर्म होगा। अब देखिए तो सिलेक्टिविटी केस ये है प्रोपेन, इसको अगर हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो पॉसिबिलिटी स्टैटिस्टिकल 75% है और 25% इसकी, बट एक्चुअल में ये 45% होता है और एक 55%। ओके, ये है सिस और ट्रांस। क्यों, क्योंकि ये अटैक जो है इधर साइड से अपोजिट साइड से इससे ज्यादा होना चाहिए एक ही वजह से, बट ये होता नहीं है क्योंकि इधर का बल्कि ग्रुप से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन में ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव,
ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव, फ्लोरिनेशन तो हमने पहले देखा था। अब सेम प्रोडक्ट को हम अगर ब्रोमिनेशन के लिए प्रोसीड करते हैं तो एक्चुअल यील्ड जो आएगा 97%, हमने तो प्रेडिक्ट किया था 25%, इसलिए ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव। अल्केन फ्लोरिनेशन में ये 55%, बट यहाँ पर 97%। फ्री रेडिकल एडिशन टू अल्कीन्स, तो अल्कीन्स के जो फ्री रेडिकल्स में हम ऐड करेंगे तो ये मार्कोनिकोरुल और एंटी मार्कोनिकोरुल सिनेन एंटी एडिशन हो जाता है। ये ऑलरेडी आपने देखा है, इसलिए इसे हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ओके, हियर वी विल कंप्लीट आवर another point